हमने अपने घरों में और आसपास यही देखा है कि एक औरत बलिदान का स्वरूप होती है। अपने अपनों के लिए जितने बलिदान एक औरत दे सकती है और कोई नहीं दे सकता। रिश्ते बनाना और निभाना औरतों की सबसे खूबसूरत कला है। लेकिन कितने ताजुब की बात होगी अगर एक औरत अपने ख्वाहिशों के चलते अपने अपनों को ही छोड़ दे। कितने हैरानी की बात होगी अगर अपने स्वार्थ और लालच के चलते वह लोगों को अपना शिकार बनाए। आज की कहानी एक ऐसे ही औरत की है जिसने बहुत सारी मासूम जिंदगियों को अपने मतलब के चलते मौत के घाट उतार दिया। हम बात कर रहे हैं साइनाइड मलिका की, जो हिंदुस्तान की पहली महिला सीरियल किलर बनी। और इस कहानी में हम उसे मलिका नाम से ही बुलाएंगे क्योंकि ये नाम उसे उसके गुनाहों के बाद मिला था और यही नाम उसके हर गुनाह के रूप में उसकी सबसे बड़ी सच्चाई है। तो चलिए मैं ये कहानी आपको शुरू से बताती हूँ। मलिका का असली नाम केडी केम्पम्मा था। मलिका का जन्म 1970 में एक गरीब परिवार में बेंगलुरु से थोड़ा दूर खगली नाम के एक गांव में हुआ था। पैसों की तंगी की वजह से मलिका अपना स्कूल भी पूरा नहीं कर पाई थी। उसे 5वीं कक्षा के बाद कभी स्कूल नहीं भेजा गया। उसके पिता मुश्किल से उसके घर का खर्च चला पाते थे। महीने भर उधारी लेने वाला उसका परिवार महीने के अंत में ही लोगों की उधारी चुका पाता था, तो कभी कभी उनके लिए वो भी मुश्किल हो जाता था। मलिका के परिवार की गरीबी हमेशा उन्हें लोगों के सामने लाचार और बेबस बना देती थी और इसी गरीबी को देखते हुए मलिका को गरीबी और लाचारी से नफरत हो जाती है। वह अमीर बनने की चाहत रखने लगी थी। उसे लगने लगा था कि उसकी हर जरूरत ही नहीं बल्कि ख्वाहिश भी पूरी होनी चाहिए। लेकिन वो भी अपनी माँ की तरह घर के काम करके थोड़े बहुत पैसे कमा पाती थी और उन पैसों से जिंदगी का गुजारा हो जाए, बस वही बहुत था। हालांकि उसके गरीब माता पिता ने उसकी हर जरूरत की ध्यान रखने की कोशिश की थी, जैसे हर माता पिता अपने बच्चों के लिए करते हैं। लेकिन गरीबी माता पिता को भी कमजोर बना देती है। वह जैसे ही बड़ी होती है तो उसकी शादी एक दर्जी से करवा दी गई। उसके पति का नाम देवराज था। देवराज ठीक ठाक कमा लेता था, लेकिन मलिका उसके कमाई से खुश नहीं थी। उसे हमेशा से एक अमीर घर में शादी करनी थी, लेकिन उसके गरीब माता पिता के लिए ऐसा कर पाना संभव नहीं था। मलिका जैसे तैसे देवराज के साथ समझौता कर लेती है। कुछ वक्त बाद उसे एक बच्चा होता है और दोनों पति पत्नी बच्चे के आने से बहुत खुश होते हैं और बहुत खुशी से उसका ख्याल रखने लगते हैं। कुछ वक्त बीतता है। धीरे धीरे उसे 2 और बच्चे होते हैं। मलिका को पति को लगने लगता है कि उसका परिवार अब पूरा हो गया। उसके पास भले ज़्यादा पैसे नहीं होते, मगर वो एक संतुष्ट इंसान था। वो अपनी ज़रूरतों को पूरा करके खुश था। लेकिन मलिका के लिए उस घर में कभी कुछ भी काफ़ी नहीं होता। उसे हमेशा ज़्यादा पैसे और ज़्यादा सुविधाएं चाहिए होती थीं। उसका पति अक्सर उसे समझाता था, हम जिस भी हालात में रहें हम खुश रह सकते हैं। बाहरी खुशी का हमारी असल खुशी के आगे मोल बहुत छोटा है। लेकिन मलिका की बचपन की अमीर बनने की ख्वाहिश आज भी जिंदा थी। वो किसी भी तरीके से अपनी ज़िंदगी ऐशो आराम से बिताना चाहती थी। अपनी छोटी छोटी ज़रूरतों के चलते अपना मन मारना उसे गवारा नहीं था। अपनी अमीर बनने की इसी ख्वाहिश के चलते उसने अपने पति को चिट फंड का काम शुरू करने को कहा। उसके पति के लाख समझाने पे भी वो नहीं मानी। उसके पति को यही लगता था कि एक संपूर्ण परिवार के अलावा औरत को और क्या चाहिए। उसे लगता था उनके बच्चे होने के बाद वो बदल जाएगी और अपने घर परिवार के बारे में सबसे पहले सोचेगी, मगर उसे एहसास होता है कि वो कितना गलत था। मलिका ने आज भी ख्वाहिशों की रस्सी को पकड़े रखा था और उसी रस्सी के चलते वो अपने अपनों को भी बहुत तकलीफ दे रही थी।
लेकिन उसके लिए सबसे पहले उसके सपने, उसकी ख्वाहिशें थीं। मल्लिका को अपने नए काम को शुरू करवाने के लिए पैसे की ज़रूरत थी। न चाहते हुए भी उसके पति ने उसकी बात मान ली और अपने अब तक के सारे बचाए हुए पैसे उसे दे दिए। मल्लिका ने बड़े चाव से ये नया काम शुरू किया। शुरुआत में सब कुछ अच्छा चलता है। मल्लिका को लगने लगता है कि ये काम उसकी किस्मत और हालात दोनों बदल देगा, मगर गरीबी और मुसीबतों को इतनी जल्दी उनका पता नहीं छोड़ना था। आखिरकार वही होता है जिसका उसके पति को डर था। मल्लिका की इतनी मेहनत के बाद भी उसका वो काम नहीं चला और उसके पति की अब तक की सारी जमा पूंजी डूब गई और इसी के चलते उनके परिवार की हालत पहले से भी और बुरी हो गई, क्योंकि पहले उनके पास ज़रूरत के वक्त के लिए कुछ पैसे थे, मगर आज मल्लिका के जिद की वजह से वो पैसे भी जा चुके थे। ये सब होने के बाद दोनों पति पत्नी में चीज़ें बदलने लगी थीं। जाहिर था कि मल्लिका का पति उससे नाराज था। ऐसे हालात में कोई भी पत्नी अपने पति को मनाने का कोशिश करेगी, उसका हाथ बटाने का कोशिश करेगी या उसके नुकसान की भरपाई करने की कोशिश करेगी, और खासकर जब सारी गलती उसकी हो। मगर मल्लिका ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। इस नुकसान के बाद उसे लगने लगा था अगर वो अपने पति के साथ रहेगी तो कभी भी एक अच्छी जिंदगी नहीं जी पाएगी, जो सालों से उसका सपना था, और उसे जीवन भर अपनी छोटी छोटी ख्वाहिशों से समझौता करते रहना पड़ेगा। अपनी इसी छोटी सोच के चलते वो अपने पति और बच्चों को छोड़ बेंगलोर की तरफ निकल जाती है। अपने अगले कदम की चिंता किए बिना मल्लिका अपना घर छोड़ देती है। उसके इस कदम से उसके पति को बहुत बुरा लगता है और उसके बच्चों के लिए भी ये समझ पाना मुश्किल था कि उसकी माँ अपने अमीर बनने की चाहत के लिए उन्हें अपने पिता के पास हमेशा के लिए छोड़ गई थी। मल्लिका का पति अच्छी तरह से जानता था कि मल्लिका किसी भी तरह से ऐशो आराम की जिंदगी जीना चाहती है, और मल्लिका का ये कदम ही काफ़ी था ये साबित करने के लिए कि उसके लिए उसकी ख्वाहिशों से बढ़कर और कुछ भी नहीं था, उसके पति या उसके बच्चे तक भी नहीं, क्योंकि उसने अपने परिवार को पीछे मुड़कर ना देखने के लिए ही छोड़ा था। मल्लिका अपने गांव से बेंगलोर की तरफ निकल गई थी। उसे गांव में जितनी घुटन होती थी उतनी ही आज़ादी शहर में महसूस होती थी। उसे हमेशा से लगता था शहर में लोग आसानी से अमीर बन जाते हैं, इसलिए शहर में आकर उसे कुछ दिन ही हुए थे और वो शहर में कुछ इस तरह से घुल मिल गई थी कि उसे याद ही नहीं था कि उसका एक परिवार भी है। वो बस पैसे कमाना चाहती थी। गांव में छूटे उसके पति और उसके बच्चे से अब कोई मतलब नहीं था। वक्त के साथ मल्लिका भी आगे बढ़ गई थी और बहुत आगे बढ़ने को तैयार भी थी। वक्त अपनी रफ्तार से बढ़ता गया और उसने इस शहर को अपना मान लिया था, क्योंकि वो जानती थी कि ये शहर उसे अमीर बना सकता है। मल्लिका ने शुरू में बेंगलोर के कुछ घरों में काम करके अपने खर्च निकाले थे और उन्हीं में से किसी घर में सो जाती थी। अब तक वह किसी तरीके से पैसे बनाना सीख चुकी थी, मगर लालच की भूख तो अभी शुरू भी नहीं हुई थी। मल्लिका और ज़्यादा पैसे कमाना चाहती थी। लोगों के घरों से मिलने वाले पैसे उसके लिए कभी काफ़ी नहीं पड़ते थे, इसलिए उसने सब घरों से एक एक करके काम छोड़ दिया था और ज़्यादा पगार वाला काम ढूंढने लग गई थी। एक दिन यूं ही किस्मत से उसे सुनार की दुकान में काम मिल जाता है और उस सुनार की दुकान में काम करते हुए उसे एक जानकारी मिल जाती है। वो एक दिन सुनार को सोना साफ करते हुए देखती है और पूछती है कि ये क्या है। सुनार उसे बताता है कि ये पोटेशियम साइनाइड है और इसकी एक बूंद ही किसी इंसान की जिंदगी लेने के लिए काफ़ी होती है। वह सुनार उसे बताता है कि साइनाइड शरीर में जाने के बाद चंद लम्हों में इंसान की सांसें रोक देती है। मल्लिका को ये जानकारी उसको बड़े काम की लगती है,
क्योंकि मलिका की अमीर बनने की चाहत और ज़्यादा बढ़ चुकी थी। वो जानती थी कभी न कभी वो इस पोटेशियम साइनाइड का इस्तेमाल करके अपने हालात सुधार पाएगी। इन सब बातों को जानने के बाद मलिका बहुत ईमानदारी से वहाँ काम करने लगी थी। वो उसे दिए जाने वाला हर काम को बहुत मेहनत से करती थी ताकि वो सोनार का भरोसा जीत सके। और एक दिन इसी भरोसे के चलते उसने उस सुनार से साइनाइड मांग लिया, ये कहकर कि मुझे मेरे गहने साफ करने हैं। तो अब तक सुनार को भी मलिका पे भरोसा हो गया था, तो उसने उसे साइनाइड दे दिया और यहीं पे वह सुनार सबसे गलत था। खैर वो भी नहीं जानता था कि वो जिसे साइनाइड दे रहा है वो औरत पैसों के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। कुछ दिन और बीत जाते हैं मलिका को वहाँ काम करते हुए, और अब उस सुनार का उसके काम और उस पर भरोसा और ज़्यादा बढ़ गया था। और इसी भरोसे की और अपने अच्छे व्यवहार के चलते उस सुनार ने खुश होकर मलिका को अपने घर में ही काम पर लगा दिया था। मलिका ने कुछ दिन बहुत ईमानदारी से वहाँ काम किया, लेकिन उसके लालच ने ज़्यादा दिन तक ईमानदारी का दिखावा नहीं करने दिया। उसकी नज़र सुनार की बीबी के गहनों पर थी। वह हर रोज़ इस फिराक में रहती कि किसी तरह से वह उनके घर से महंगे आभूषण चुरा सके, और एक दिन किस्मत से उसे ऐसा मौका मिल ही गया और फिर उसने अपने चोरी के इरादों को अंजाम दे दिया। मगर चोरी के वक्त उस घर में बस सुनार की पत्नी और मलिका ही थे, तो पहला शक मलिका पे ही जाना था। तो मलिका के बैग की छानबीन हुई तो सोने के आभूषण उसके बैग से बरामद हुए। इसी चलते सुनार और उसकी बीबी ने पुलिस को बुला लिया और मलिका को इस गलती के लिए उसे 6 महीने की जेल हो गई। ये मलिका का पहला अपराध था, या यूँ कहिए जुर्म की दुनिया में लिया गया उसका पहला कदम था। वह जेल से बाहर आई तो उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी थी, क्योंकि उसके माथे पर अब अपराधी लिखा जा चुका था। वह जहाँ भी काम मांगने जाती उसे वहाँ से भगा दिया जाता। अब कोई भी इंसान उस पर भरोसा नहीं कर सकता था। उसने बहुत कोशिश की, आखिर पेट तो पालना था ना, मगर अब उसे कोई भी काम देने को तैयार ही नहीं था। वो थक हार कर हताश होने लगी थी, क्योंकि उसके पास कोई काम नहीं था तो रहने का जगह भी नहीं थी। फिर उसका कहीं भी कोई काम नहीं बना तो वो धर्मशाला और मंदिरों में रहने लगी। और मंदिरों में रहते हुए ये एहसास हुआ कि लोग दुख में सबसे ज़्यादा भगवान को याद करते हैं। हमारे देश में हम हर समस्या में सबसे पहले भगवान को पूछते हैं, और जब हमारे हालात मुश्किल हो जाते हैं तो एक भगवान के घर के अलावा और कोई रास्ता हमें नज़र नहीं आता। मगर कैसा हो, अगर कोई आपके विश्वास, आपकी श्रद्धा का गलत फायदा उठाए, भगवान से जुड़ी आपकी आस को चूर चूर करना चाहे। इस दुनिया में अच्छे लोग हैं, मगर आपका फायदा उठाकर आपको असहाय छोड़ देने वाले लोग भी हैं, और मलिका उन्हीं में से एक थी। वो खुदगर्ज और लालच का एक ऐसा चेहरा थी जिसे किसी के दुख दर्द से कोई मतलब नहीं था। मलिका को मंदिर में रहते हुए ही पैसा कमाने का, या फिर यूं कहें पैसा लूटने की एक तरकीब मिल गई थी। वैसे कितनी हैरत की बात है, जिस मंदिर में लोग जाकर अपने पापों का प्रायश्चित करते हैं, माफ़ी मांगते हैं, वहीं मंदिर में बैठी हुई मलिका ने लोगों को लूटने की और अमीर बनने की दिल दहला देने वाली योजना बनाई। उस योजना को पूरा करने के लिए उसे जिस चीज़ की ज़रूरत थी वो था साइनाइड, और वो जहर पहले से ही उसके पास मौजूद था। उसने जो साइनाइड सुनार की दुकान से लिया था उसे इस्तेमाल करने का मौका उसे अब मिलने वाला था। अब उसे बस इंतजार था औरतों का, जिन्हें वो आसानी से बेवकूफ़ बना सकती थी। जबकि मलिका मंदिर में ही रहने लगी थी और वो हर रोज़ किसी न किसी औरत को अपनी परेशानी लेकर मंदिर आते देखती थी। उसे अंदाज़ा हो गया था कि औरतें बहुत दुखी हैं और किसी भी तरीके से अपना दुख दर्द कम करना चाहती हैं, और मलिका ने उनकी इसी ज़रूरत का फ़ायदा उठाने का कोशिश किया।
मलिका को कुछ दिन मंदिर में रहने के बाद ये मालूम हो गया था कि एक इंसान मंदिर में तभी आता है जब उसे भगवान से कोई शिकायत या फरियाद करना रहता है। और ये सच भी है, क्योंकि हमेशा हम सब भगवान के मंदिर तब जाते हैं जब हमें उनसे कुछ मांगना होता है। मलिका अच्छी तरह से जानती थी कि वो सिर्फ औरतों को ही अपना निशाना बना सकती है, इसलिए वह मंदिर में रहते हुए किसी बेबस महिला के मंदिर आने का इंतजार करती थी और फिर उन औरतों को अपने बातों में फंसाती। और सबसे पहले वह उन औरतों से उनकी परेशानी पूछती थी, फिर उन्हें यह विश्वास दिलाती थी कि उसके पास उन परेशानियों का हल है और वो उनकी पूरे दिल से मदद करेगी। और हम इंसानों की ये फितरत है कि मुश्किल में हमारा हाल पूछता हर इंसान हमें फरिश्ता नजर आता है और मदद का हाथ बढ़ाता हर इंसान तो भगवान ही नजर आएगा। मलिका का पहला शिकार जो महिला बनी थी वो संतान सुख के लिए मंदिर आती थी। उस महिला का नाम ममता राजन था। वो संतान सुख के लिए मंदिर आती थी क्योंकि उसकी शादी के बहुत साल हो गए थे। वो हर रोज अलग अलग मंदिर जाकर प्रार्थना करती थी और भगवान से मांगती थी कि किसी भी तरह से उनके घर में भी एक बच्चे की किलकारी गूंजे। मगर वो नहीं जानती थी कि उसकी आवाज़ भगवान से पहले एक शैतान सुन लेगी। मलिका ने एक शांत मुस्कुराहट के साथ ममता की तरफ देखा और उससे बात करने आगे बढ़ी। मलिका ने ममता से पूछा कि वो इतना निराश क्यों है। ममता ने उसे अपना सारा गम बताया, कैसे वो और उसका पति बच्चे की आस में मंदिर जाते हैं और कैसे उसके घर का हर इंसान बच्चे का उम्मीद लगाए बैठा है। ममता ये सारी बातें करते हुए रोने लग जाती है। जाहिर सी बात थी, एक अरसे के बाद उसे अपना दुख बांटकर इतना हल्का महसूस हो रहा था। मलिका बखूबी लोगों का विश्वास जीतना सीख चुकी थी। उसे मालूम था लोग थोड़े से प्यार बोल सुनकर पिघल जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही ममता के साथ हुआ था और मलिका ममता को मदद का विश्वास दिलाती हुए ये कहती है कि मैं मंदिर में ही रहती हूँ और एक ऐसी पूजा अर्चना जानती हूँ और ऐसे मंत्रों से वाकिफ हूँ जिसे सुनकर भगवान हर मनोकामना पूरी कर देते हैं। वो बातों ही बातों में ममता से कहती है कि भगवान बहुत दयावान हैं, बस हमें उन्हें सही तरीके से मनाने की ज़रूरत होती है, फिर वो हमारी बात ज़रूर सुनते हैं। ममता को मलिका की बातों में एक राहत नज़र आती है। बहुत समय बाद उसे ऐसा लगता है कि कोई इंसान सामने से उसकी मदद करने आया है। मलिका ने ममता से कहा कि हमें तुम्हारी पूजा करवानी होगी और मलिका ममता से कहती है वो हर किसी के लिए ये पूजा नहीं करवाती है और बहुत प्यार से अपने बातों में फंसाती है, जिसे ममता को मलिका में अपनी माँ नज़र आने लगती है, क्योंकि उसे विश्वास ही नहीं होता है कि मलिका उसे जीवन की सबसे बड़ी खुशी देने वाली है। तभी मलिका पूजा की विधि समझाते हुए ममता को पूरे सज सवर को आने को बोलती है ताकि पूजा की विधि में कोई गड़बड़ी ना हो। और ममता मलिका की मीठी मीठी बातें सुनकर उसका सारा बात मान लेती है। मलिका अगली सुबह उठती है और वो बहुत खुश होती, क्योंकि उसके हिसाब से वो दिन उसकी ज़िंदगी का बहुत बड़ा दिन होने वाला था, क्योंकि अब उसका बच्चे को खिलाने का सपना पूरा होने वाला था। ममता अच्छे से तैयार होकर महंगे गहने पहनकर मंदिर जाती है और तभी मलिका ममता को पूजा के बहाने एकांत जगह पर ले जाती है, ये कहकर कि ये पूजा करते हुए हमें किसी ने नहीं देखना चाहिए। मलिका के इरादों से अनजान मासूम ममता उसके साथ चली जाती है। मलिका पूजा शुरू कर अपनी तरफ से थोड़ा प्रार्थना अर्चना शुरू कर देती है। थोड़ी देर बाद ममता को मलिका प्रसाद के रूप में जल देती है, ये कहकर कि ये इस पूजा का आखिरी चरण है और इस जल को पीने के बाद ये पूजा पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। मलिका ममता को इस जल में पोटेशियम साइनाइड मिलाकर देती है, जिसे पीते ही ममता की सांस चढ़ने लगती है और वह मदद के लिए हाथ पैर मारती है, मगर उसे देख मलिका मुस्कुराती है
और ममता की मृत्यु हो जाती है। मल्लिका उसके सारे जेवर लेकर वहां से फरार हो जाती है। बहुत देर हो जाने के बाद ममता के घर वाले उसके लिए परेशान होने लगते हैं, क्योंकि वो घर पर ये बोल कर गई थी कि वो एक पूजा के लिए जा रही है। तो उसके घर वाले पुलिस थाने जाकर ममता की गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखवाते हैं। थोड़ा ढूंढने के बाद ममता की लाश मंदिर के पीछे एक सुनसान इलाके से मिलती है। पुलिस हैरान थी कि अगर वो मंदिर गई तो उसकी लाश मंदिर के पीछे इतने सुनसान इलाके में आई कैसे। पुलिस आसपास के सभी लोगों से बात करती है, लेकिन उन्हें कुछ भी पता नहीं चलता, क्योंकि वहां पर ममता को किसी ने नहीं देखा, और कोई देखा भी तो बिल्कुल अकेली। उसके साथ कौन था, किसने उसके साथ ऐसा किया, कोई नहीं जानता था। मल्लिका की हिम्मत न पकड़े जाने की वजह से और बढ़ जाती है। उसे लगने लगता है कि किसी को बातों में फंसाकर उसे मौत के घाट उतारना और फिर उसे लूट लेना कितना आसान है। मल्लिका इस एक खून के बाद और ज्यादा निडर हो जाती है, मगर कितने दुख की बात थी कि उसे अपने किए पे कोई पछतावा नहीं था। कितनी आसानी से उसने उस इंसान का जान लिया जो उसे फरिश्ता समझ रही थी। फिर बिना किसी पछतावे के मल्लिका अगले शिकार में जुट जाती है। उसे एक बार और तलाशती एक बेबस और बेसहाय औरत की, जो अपनी जिंदगी में बहुत दुखी हो। मल्लिका हमेशा अपने शिकार को अलग अलग जगह पे अलग अलग मंदिरों में ढूंढती थी कि किसी को उसका पता न चले और आगे चलकर उसे कोई पहचान न पाए। मल्लिका की दूसरी तलाश रामनगर जिले के कंबल गांव के एक मंदिर में रहती है। उस मंदिर की समय के साथ बहुत मान्यता बढ़ चुकी थी। लोगों का ऐसा मानना था कि उस मंदिर में हर समस्या का निवारण होता है। वो मंदिर पहाड़ की चोटी पे बना था। मल्लिका भली भांति जानती थी कोई न कोई औरत भगवान को मनाने इस मंदिर में जरूर आएगी। मल्लिका एक बूढ़ी औरत को मंदिर के तरफ आते देखती है, जिसकी उम्र लगभग 52 साल थी। वह बूढ़ी औरत अपनी गुम हुई पोती के लिए मन्नत मांगने आती है। जहां एक तरफ उनकी आंखों में अपनी पोती से मिलने की तरफ थी, वहीं दूसरी तरफ उसके मिल जाने की उम्मीद भी थी। तो मल्लिका उस बूढ़ी औरत से बहुत सरलता से बात कर उसकी परेशानी पूछती है और कहती है वो बिल्कुल सही जगह आई हैं। अब उसे उनकी पोती से मिलने से कोई नहीं रोक सकता है। और मल्लिका उस बूढ़ी औरत से कहती है कि वो एक ऐसी विद्या जानती है जिसे खोए हुए लोग मिल जाते हैं। ये सुनकर बूढ़ी औरत अपने घर चली जाती है और अगली सुबह तैयार होकर सारे जीवर पहनकर मंदिर पहुंचती है। मल्लिका उसे देखकर बहुत खुश होती है। फिर उसके साथ भी वही करती है जो उसने ममता के साथ किया था, और उस बूढ़ी औरत को भी पोटेशियम साइनाइड पिलाकर उसे मार देती है। फिर उसके सारे जीवर लेकर फरार हो जाती है। अब मल्लिका के लिए ये दूसरी जीत से कम नहीं थी, और उस बूढ़ी औरत की मौत एक अनसुलझी पहेली बनकर रह जाती है। थोड़ा वक्त बीतता है। मल्लिका को और पैसे चाहिए होते हैं। कहते हैं ना, जरूरतें तो बहुत सीमित हैं, मगर ख्वाहिशों की कोई सीमा नहीं है, और लालच की तो और भी नहीं। फिर मल्लिका ऐसे ही एक और मासूम औरत का जान ले लेती है, और हर जुर्म के बाद मल्लिका की हिम्मत और बढ़ती जा रही थी। बाकी के अपराधियों की तरह उसे भी लगने लगा था कि वह अब कभी भी पकड़ी नहीं जाएगी, और वह जितनी चाहे उतनी जानें ले सकती है। और ऐसा हुआ भी। उसका यह खेल कुछ और वक्त तक चला, और पुलिस को फिर मंदिर के पीछे सुनसान जगह से एक महिला की लाश मिली। तो वह कड़ी से कड़ी जोड़कर देखने लगती है। 1996 से 2006 तक कर्नाटक के 6 जिलों से 5 खून के मामले सामने आए थे। हालांकि हैरानी की बात ये थी कि इतने वक्त से हो रहे मर्डर से पुलिस को ये समझ क्यों नहीं आया कि ये किसी एक इंसान का काम हो सकता है। फिर पुलिस पूरे जोश के साथ इस गुत्थी को सुलझाने लगती है और पीड़ित के घर वालों की मदद से चोरी हुए सामान का लिस्ट तैयार करती है,
ताकि चोरी हुए सामान से कुछ भी मिले जिससे उनकी थोड़ी मदद हो जाए। आखिरकार पुलिस की सारी कोशिशें रंग लाती हुई नजर आती हैं। 30 दिसंबर को पुलिस थाने में एक कॉल आता है और ये कॉल इस केस को सुलझाने का सबसे बड़ा जरिया बनता है। मल्लिका चोरी किए हुए सामान बेचती थी और ऐसा करते हुए किसी ने उसे देख लिया और पुलिस को बता दिया। पुलिस बिना वक्त गवाए मल्लिका को पकड़ने चली गई और आखिरकार मल्लिका को पकड़ लिया। उसे कस्टडी में ले जाने के बाद पुलिस ने उससे पूछताछ शुरू कर दी, लेकिन मल्लिका ने शुरू में पुलिस को कुछ भी नहीं बताया। मगर पुलिस के सवाल और कड़े दबाव से मल्लिका टूटने लगती है। मल्लिका पुलिस को अपना सारी कहानी बताना शुरू करती है। वो पुलिस को बताती है कैसे उसने गरीबी में बुरे दिन बिताए हैं और कैसे वो इस जुर्म की दुनिया में आ गई। पुलिस मल्लिका द्वारा किए गए इतने अपराधों को देख हैरान रह जाती है कि एक औरत कैसे इतनी खुखार हो सकती है। मल्लिका पुलिस को साफ साफ बताती है कि उसने हर खून लूट के इरादे से किया था। मल्लिका से पूछताछ के बाद पुलिस अपनी तरफ से सबूत इकट्ठा करने में लग जाती है। कुछ दिनों बाद कोर्ट में मल्लिका के खिलाफ मुकदमा शुरू होता है और आखिरकार कोर्ट मल्लिका को फांसी की सजा सुनाती है और मल्लिका को अदालत द्वारा मिली सजा के चलते मल्लिका को हिंदुस्तान की पहली सीरियल किलर का खिताब मिला। लेकिन जब मल्लिका का केस हाई कोर्ट में गया तो उसे फांसी की सजा न देकर आजीवन उम्र कैद की सजा दी गई। आपको ये कहानी सुनने के बाद ऐसा जरूर लग रहा होगा, क्या उम्र कैद या फांसी की सजा काफी है इतनी हत्याओं के लिए? लेकिन ये सोचने वाली बात है कि ऐसी मानसिकता कहाँ से जन्म लेती है। कैसे किसी इंसान की जान ले लेना इन लोगों को आम बात लगता है और कैसे इनके अंदर की रूह इन्हें एहसास नहीं दिलाती कि ये जो कर रहे हैं वो गलत है। तो ये थी साइनाइड मल्लिका की पूरी कहानी। आशा करते हैं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो सबसे पहले देख सकें।